एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जीएस। तो जैसा कि बच्चों हम अपना क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम अपने लास्ट लेक्चर में उत्सर्जन तंत्र और उत्सर्जन के बारे में पढ़ चुके थे। और आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा आता है नेफ्रॉन के बारे में। क्या होता है नेफ्रॉन? तो आइए बात करते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि नेफ्रॉन की अगर बात करें, नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यानी अगर बात करें कि नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन हमारे किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और प्रत्येक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आगे आप बात करते हैं अपने हम नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो जैसा कि लिखा है, एक नेफ्रॉन मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। यानी एक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। इसमें पहला भाग है हमारा मालपीजियन पिंड यानी मेलपीजियन बॉडी। इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। यानी जो पहला भाग है हमारा मेलपीजियन बॉडी, उसके भी दो मुख्य भाग होते हैं, जिसमें हमारा पहला लिखा है आपके सामने ग्लोमेरुलस और दूसरा है आपका बोमन कैप्सूल के बारे में। तो पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। तो ग्लोमेरुलस क्या है? कोशिकाओं का एक जाल जहां रक्त का निस्यंदन होता है। यानी ये जो ग्लोमेरुलस है, ये कोशिकाओं का जाल होता है, यानी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जहां पर हमारे रक्त का निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर होता है हमारा रक्त इस भाग में। दूसरे भाग की बात करते हैं बोमन कैप्सूल। ये क्या है? प्याले के आकार की थैली जो ग्लोमेरुलस को घेरती है। यानी ये जो बोमन कैप्सूल है, ये एक प्याले के आकार की थैली होती है। आगे बात करते हैं हम इसके दूसरे भाग के बारे में, वृक्क नलिका। यानी नेफ्रॉन का हमारा दूसरा भाग है वृक्क नलिका, जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल भी कहते हैं। आगे लिखा है ये कई भागों में विभाजित होती है, जैसे कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी कहते हैं, हेनले लूप यानी लूप ऑफ हेनले यू आकार की संरचना होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम डीसीटी कहते हैं, और लास्ट में आता हमारा कलेक्टिंग डक्ट जहां अंतिम मूत्र एकत्र होता है। तो ये थे हमारे नेफ्रॉन के दो पार्ट्स के बारे में। आगे बात करते हैं अपने हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि लिखा है आपके सामने, ये जो प्याले नुमा संरचना है हमारी, ये गोल गोल ये प्याले नुमा संरचना है, इसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। और इस बोमन कैप्सूल के अंदर कोशिकाओं का जाल होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद में हमारा जो अगला भाग आता है वो हमारा पीसीटी आता है, फिर हमारा हेले लूप आता है, और उसके बाद हमारा फिर कलेक्टिंग डक्ट आता है। तो ये हमारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। आइए बात करते हैं हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि यूरिन के फॉर्मेशन में कितने स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले लगा हमारा निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। यानी सबसे पहला स्टेप जो होता है यूरिन के फॉर्मेशन में, वो फिल्ट्रेशन होता है। जैसा कि इसमें लिखा है, रक्त से अपशिष्ट पदार्थ बोमन कैप्सूल में छन जाते हैं। यानी सबसे पहले जो हमारे रक्त में पदार्थ मौजूद होते हैं, ये बोमन कैप्सूल में छन जाते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में आता है हमारा पुनः अवशोषण, जिसको हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, जल आदि दोबारा रक्त में लौट आते हैं, यानी फिर हमारा रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद होता है हमारा श्रवण, जिसको हम सिक्रीशन कहते हैं। अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ नलिकाओं में छोड़े जाते हैं। तो तीन स्टेप में हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। आगे बात करते हैं अपने हम मूत्र के घटक के बारे में, यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन के बारे में, कि हमारे यूरिन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे यूरिन के अंदर जल यानी पाया जाता है लगभग 95%, यूरिया पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है, और लवण यानी सॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन के बारे में। आगे बात करते हैं अपने हम अन्य उत्सर्जन अंग, यानी हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले अंग हमारे होते हैं किडनी, लेकिन इसके अलावा अन्य उत्सर्जन अंग भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। अंग, अपशिष्ट पदार्थ और उनके कार्य, यानी हमारे अंग का नाम लिखा है और उसके अपशिष्ट पदार्थ का नाम लिखा है और उसका कार्य लिखा है। जैसे कि बात करें सबसे पहले हम त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में। तो इसका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो होता है पसीना, उसके अंदर जल, लवण और यूरिया पाया जाता है। और इससे जो काम होता है, इसका जो कार्य होता है वो शरीर का तापमान नियंत्रित करना, यानी इस वजह से हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। अगले उत्सर्जी अंग की बात करें तो लंग्स होते हैं, जिनका अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प होता है, जो शोषण द्वारा अपशिष्ट निकालते हैं। यानी लंग्स का काम होता है हमारी CO2 को और जल वाष्प को शरीर से बाहर निकालना। आगे बात करते हैं अपने अगले अंग के बारे में, यकृत, लीवर और हमारा लीवर के बारे में।
जिसमें हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो होता है पित्त, जिसको हम बाइल पिगमेंट्स कहते हैं, और ये पुराने आरबीसी को तोड़कर अपशिष्ट बनाता है। तो ये हमारे अन्य उत्सर्जन अंग हैं, त्वचा, फेफड़े और यकृत यानी लीवर के बारे में। आइए बात करते हैं अपने हम प्लांट्स में उत्सर्जन के बारे में कि प्लांट्स में भी उत्सर्जन होता है या नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि पादपों के अंदर उस अंग तंत्र नहीं पाया जाता, पादपों के अंदर लंग्स नहीं पाए जाते, पादपों के अंदर स्टमक नहीं पाया जाता, पादपों के अंदर हार्ट नहीं पाया जाता, लेकिन पादप भी अपने अंदर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो देखते हैं पादप कैसे उत्सर्जन करते हैं। तो जैसा कि लिखा है, पौधे गैसें CO2 O2 रंध्रों द्वारा बाहर निकालते हैं, यानी पादपों के अंदर ऑक्सीजन गैस बनती है, CO2 बनती है, और CO2 एक हार्मफुल गैस है जो पादप रंध्रों के द्वारा, और रंध्र के होते हैं स्टोमेटा, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, पत्तियों की सरफेस पर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और यहाँ से हमारी ऑक्सीजन और CO2 बाहर निकल आती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, रेजिन, गोंद, लेटेक्स आदि अपशिष्ट के रूप में संग्रहित करते हैं। जो पादप होते हैं वो गोंद को और लेटेक्स को और रेजिन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये पादपों में उत्सर्जन होता है इन चीजों का। आगे बात करते हैं, कुछ अपशिष्ट पत्तियों या छाल के झड़ने पर बाहर निकल जाते हैं, यानी कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जो पत्तियों या छाल के झड़ने पर, पत्तियां गिरती हैं तो अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में चले जाते हैं, और छाल जड़ती है तब भी हमारे पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का कंप्लीट। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैप्टर की और क्लासेस नहीं देखी हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 1 को यानी लाइव प्रोसेस को पढ़ सकते हैं, और इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन हर बार बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस, और ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जिन बच्चों को इस चैप्टर में जो टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो दोबारा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दोबारा उस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।